लोगों को ब्याज देता है, कभी कभी मन में प्रश्न आता है, हर व्यक्ति के आता है, एक आम इंसान के आता है कि जब बैंक लोगों को ब्याज देता है तो खुद ही बैंक कैसे डूब जाता है भाई। बात समझ में नहीं आती है। अक्सर आपने सुना होगा कि आज ये बैंक डूब गया, कल वो बैंक डूब गया, परसों ऐसा हो गया, परसों ऐसा हो गया, वो घोटाला हो गया, वो मतलब इतनी सारी बातें बैंकों को लेकर आती है। कभी कभी मन में भय व्याप्त हो जाता है कि जो हमारा पैसा रखा है बैंक में वो पैसा कितना सुरक्षित है, कहीं हम भी तो घोटाले के शिकार नहीं होने वाले हैं। तो आज मैं उसी प्रश्न का जवाब आपको देने वाला हूं कि आखिर बैंक में घोटाला कैसे हो जाता है, विगत दिनों में कौन से बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसकी वजह से बैंक को नुकसान हुआ है, और आखिर बैंक दिवालिया कैसे हो जाता है। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि बैंक में इनपुट और आउटपुट का तरीका क्या होता है, मतलब बैंक में प्रॉफिट का जो तरीका होता है वो क्या होता है, आखिर बैंक आपको इंटरेस्ट कहां से देती है। तो चलिए उसी पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बैंक में, जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं, इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। बैंक में आप कैश डिपॉजिट करते हुए लोगों को देखते हैं, आपका भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा, किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 5 लाख, किसी का एफडी के रूप में, किसी का सेविंग्स अकाउंट के रूप में, किसी का आरडी के रूप में, है ना। बहुत सारे लोग अपने विभिन्न तरीके के आयाम में उसको पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप सभी लोगों को पता है ये बात। अब ये जो हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं और उसके ऊपर बैंक हमको कोई 3%, कोई 4%, कोई 7%, कोई 6%, इस तरीके से बैंक हमको ब्याज देता है, तो आखिर ये ब्याज वो अर्न कहां से करता है। और उसके बाद उसके खुद के एक्सपेंस होते हैं, सैलरी होती है, बहुत सारे खर्चे आते हैं, और उन खर्चों के बाद कहां से बैंक आपको पैसा निकाल के ये इंटरेस्ट देती है, और उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो जाता है, तो उसको समझिए। सेकंड पॉइंट क्या है, बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं, जो पब्लिक पैसा जमा करती है, अब बैंक उसका क्या करती है, इसको समझने वाली बात है। तो बैंक उसको लोन डिसवर्स करती है, जिनको की जरूरत है पैसे की, आइदर पर्सनल लोन के रूप में और कंज्यूमर लोन के रूप में, और करंट अकाउंट, कई लोगों का आपने सुना होगा करंट अकाउंट होता है, जितना भी चाहे वो निकाल लेते हैं, फिर डिपॉजिट करते रहते हैं, जितना निकाले होते हैं उसी पर उनको ब्याज देना होता है। आजकल बच्चों को एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ती है, वो भी बैंक देता है। आपने देखा होगा कि लोग हाउसिंग लोन लेते हैं बैंक से, 99% लोग जो लोन लेते हैं हाउसिंग का, वो घर लेते हैं तो कहीं ना कहीं से लोन तो लेंगे ही लेंगे, अदरवाइज इतना हैवी अमाउंट कहां से पे करेंगे। तो वो भी एक बात होती है कि हाउसिंग लोन, तो इस तरीके का बैंक का सिस्टम होता है लोन के डिसबर्समेंट का। और लोन में जो डिसबर्समेंट वो लोग करते हैं, जो लोन देते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट का रेट होता है वो काफी हाई होता है। इवन कई सारे कंज्यूमर और पर्सनल लोन जो होते हैं वो 17% 18% के भी होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत किसी बैंक के कम भी हो सकते हैं। हाउसिंग लोन सबसे किफायत लोन माना जाता है, जिसमें कि जनरली 7 से 8%, 9%, और कुछ प्राइवेट सेक्टर्स है वो तो 14% तक का भी ब्याज वसूल लेते हैं हाउसिंग लोन में भी। एजुकेशन लोन भी कमोवेश थोड़ा सा इंटरेस्ट का रेट कम रखा जाता है। इसी तरीके का गोल्ड लोन, आज के डेट में आप देखते होंगे, पहले के जमाने में लोगों के पास जेवर जवाहरात होते थे, और अगर उस पर कभी किसी साहूकार के पास या ज्वेलरी वाले के पास, जो भी उसको बोलते हैं, अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे जाके बोलते हैं कि भैया ये हमारा ज्वेलरी है, इसमें बताओ कितना पैसा दे दोगे, मुझे पैसे की जरूरत है। तो वो जनरली आपसे 2%, 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली का लेके, मतलब 24% या 30% साल का आपको देता था। अब बैंकों ने यह सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि आप सीधा बैंक के पास जाइए, वो वैल्यूअर बुलाएंगे, वैल्यूअर का जो 400-500 रुपया लगेगा वो आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद आप बात कर लीजिए, वो अमाउंट बता देंगे कि भाई आपके इतना क्वांटिटी है, आपके सोने की ये क्वालिटी है, आपकी चांदी की ये क्वालिटी है, और इतने का इतना हम आपको लोन दे सकते हैं। और आपने हामी भर दिया फटाफट, उन्होंने 10 मिनट के अंदर में आपके अकाउंट में लोन भेज दिया। अब आप उसको धीमे धीमे चुकता करते रहिए। जब आप चुकता कर देंगे तो 1 साल 6 महीने जब भी आप चुकता कर देंगे तो आपका जो जेवर है वो आपको वापस मिल जाता है। इस तरीके का प्रॉपर सिस्टम बैंकों में होता है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े उद्योगपति सब जो फैक्ट्री लगाते हैं, तो ये सब भी लोन के द्वारा स्थापित होता है। किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, करोड़ों अरबों रुपया। कई बार आपने सुना होगा 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 18,000 करोड़, 25,000 करोड़
तो इतना रुपया तो किसी के पास नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वो सारा व्यापार बैंकों के भरोसे किया जाता है, बैंकों से लेन देन के द्वारा किया जाता है, बैंकों से लोन लिया जाता है और लोन लेके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उस पर जो भी उनकी लागत आई, लागत के बाद उन्होंने जब सेल स्टार्ट किया, उसके ऊपर जब प्रॉफिट आया तो वो धीमे धीमे बैंक को चुकता करने लगते हैं। इस तरीके से बैंक का एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है इनकम करने का। अब सोचिए आपकी 20 से 22% का एवरेज में अगर आ गया बैंक का इनकम का स्रोत, जितना भी पैसा पब्लिक ने दिया, उनका खुद का तो कुछ होता नहीं है, पब्लिक ने दिया, उसी पब्लिक के पैसे को 3 से 7% का उनको मात्र इंटरेस्ट देना है और मार्केट में उठा देना है कोई 8% पे। बहुत सिक्योर्ड लोन है हाउसिंग वाला तो 8%, 10% पे उठा देना है, 13% पे उठा देना है। जो अनसिक्योर्ड ज्यादा दिखाई देता है, जिससे पर्सनल लोन है, कंज्यूमर लोन है, तो 17%, 18% तक। तो कितना हैवी डिफरेंस है जो पब्लिक को देना है और जो पब्लिक से लेना है, दोनों में काफी डिफरेंस है। वही जो डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया रखा है बैंक में और उसके ऊपर 3% का हमको इंटरेस्ट देना है, तो साल का 3,000 देना है। और पब्लिक में अगर उस पैसे को दे दिया तो उसके ऊपर अगर हम 20% उठा रहे हैं तो 20% माइनस 3% मतलब 17% का प्रॉफिट, मतलब 1,70,000 का प्रॉफिट पैसा किसी का, या मान लीजिए 1 लाख की बात है 17,000, तो पैसा किसी का। हम तो केवल बीच में मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं और उसकी वजह से हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं। यह सिंपल बैंक का प्रोसेस होता है, एक प्रॉफिट का तरीका होता है। अब दिक्कत कहां आ जाती है, जहां पे बैंक के डिफॉल्ट हो जाती है। बैंकों के बारे में आप सुनते रहते हैं अक्सर कि बैंकें फ्लॉप कर गई, आपका पैसा बैंक में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, आपका पैसा डूब गया। अभी भी हाल फिलहाल में आपने एक बैंक के बारे में सुना होगा जिसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपको बता दें कि देहातों तक कोऑपरेटिव बैंक का बहुत ज्यादा फैलाव होता है। गवर्नमेंट ने उसको बनाया इसी लिहाज से, आरबीआई इसको गवर्न उसी लिहाज से करता है कि बड़े बड़े बैंक जो है आज की डेट में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाहे पीएनबी हो गया, चाहे कैनरा बैंक हो गया, जितना भी है, यूनियन बैंक हो गया। अभी आपने देखा होगा कि 3 बैंकों का मर्जर भी किया गया, कई बैंकों का मर्जर 3 बड़ी बड़ी बैंकों में किया गया। तो ये जो सीन है मार्केट का, इसमें ये बड़ी बड़ी बैंकें ज्यादातर शहरों में सिमट कर रह जाती है। तो देहात तक जो बैंक पहुंच पाती है वो है कोऑपरेटिव बैंक। सुदूर छोटा सा एक ऑफिस ले लिया, वहीं पर 4-5 कुर्सियां डाल दी, बोले कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट हो गया, लाइए पैसा डिपॉजिट करिए और जिसको जरूरत है उसको ले जाइए। इस तरीके का। अब उसमें ये सारे बैंक आरबीआई के द्वारा गवर्न होता है, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन को उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अब समस्या कहां खड़ी होती है, उसी पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। जब न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक करके जो बैंक डूब जाता है, और ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक और अन्य बैंक डूब जाता है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, आज हम लोग उसी को समझना चाहते हैं। क्या इंटेंशनली बैंक, जानबूझ के बैंक डूब जाता है? तो हम लोग का यह मानना है कि एक्चुअली बैंक कोई भी डूबना नहीं चाहता। हर बैंक प्रॉफिट के लिए मार्केट में आया है, हर बैंक काम करना चाहता है। भाई उससे मैनेजर की भी सैलरी होती है, उससे स्टाफ की भी सैलरी होती है, लोगों का विश्वास भी टिका होता है। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिसके पीछे ये बैंकें डूब जाती हैं। और आज मैं आपको यह भी बताने जा रहा हूं कि अगर कोई बैंक डूब जाए तो आपका कितना पैसा सुरक्षित है। तो आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंक में रखा हुआ आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित है। आप चाहे सेविंग में रखिए, चाहे आप कहीं भी रखिए, उसमें लॉकर की बात नहीं आती है। लॉकर पूर्णतया सुरक्षित होता है। आप जिस समय भी कोई बैंक डूबता है, गवर्नमेंट सबसे पहले लॉकर वालों को सुविधा देती है कि आप लॉकर को ओपन करके अपना सामान निकाल लीजिए। क्लियर हो रहा है? अब बैंक डूबा है तो बैंक डूबने के कंडीशन में आपका अगर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 कहीं सेविंग में या एफडी में पड़ा हुआ है, तो वो हो सकता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद कानूनन आपको मिल जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के बाद आपको मिल जाएगा, वो आपका डूबेगा नहीं। लेकिन अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है तो वो आपका डूबेगा। अगर 10 लाख है तो 5 लाख ही मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि आरबीआई के अनुसार मात्र 5 लाख रुपए तक बैंक वाले इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अगर कोई भी बैंक डूबने की स्थिति में आती है तो इंश्योरेंस कंपनी को 5 लाख का क्लेम देना पड़ता है, और 5 लाख से कम होगा तो 5 लाख से कम का क्लेम है, अगर 5 लाख से अबव होगा तो भी 5 लाख का क्लेम होगा। इसलिए कहा जाता है ड्यू टू इंश्योरेंस सेक्टर कि
बैंकिंग में 5 लाख तक आपका जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड है, वो आपको मिल जाएगा। भले ही तुरंत बिल ना मिले, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल आपको भले ही इंतजार करना पड़े। कानूनी प्रक्रिया जितनी लंबी होती है पता ही है आप लोगों को, तो वो प्रक्रिया के बाद वो पैसा बेबी आपको मिल जाए। बेबी क्या, मिल ही जाता है, भले ही लंबा पीरियड लग जाए, मिल ही जाता है। तो ये बेसिकली हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बैंक में आने का सिस्टम क्या होता है, बैंक से जाने का सिस्टम क्या होता है, और बैंक में आपका पैसा कितना सुरक्षित है। ये 3 पॉइंट पे अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर बैंक में जब जाने का सिस्टम है, बना हुआ है, लोग ऑलरेडी जाते हैं, लोन लेते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। आप कभी कभी सोचिए, आपने अपने जीवन में अगर लोन लिया हो तो आप कभी विचार करिए कि एक बार लोन लेने के बाद आपका जीना हराम हो जाता है। मान लीजिए कि मेरा एक किस्त चल रहा है 12,298 का, मान लीजिए। अब वो किस्त मुझे 7 तारीख को पे करना है बैंक को। अब मैं कोई भी काम करूं ना करूं, वो एक टेंशन दिमाग में रहती है कि उसको पे ही करना है। अब आम पब्लिक की ये स्थिति है कि उसको टेंशन है, वो चाहे खाना ना खाए, एक बार बच्चों का एजुकेशन का भी लटका दे, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट जो 7 तारीख को चेक क्लियर हो जाएगी वो बाउंस नहीं करा सकता। वो जानते हैं क्यों? क्योंकि बाय द वे गलती से अगर वो चेक बाउंस हो गया तो 3-4 दिन बाद आपके पास फोन आएगा, और उसके बाद 3-4 दिन बाद जनरली 7 तारीख को अगर किसी का किस्त होता है तो 15 तारीख को उसका रिप्रेजेंट किया जाता है। और जैसे ही 15 तारीख को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसमें भी आपने अगर उसको क्लियर नहीं करवाया, हालांकि एक बात समझ लीजिए कि जब 15 को क्लियर होता है तो उसमें पेनाल्टी आपके ऊपर जुड़ जाती है, क्योंकि चेक बाउंस का जो चार्ज लगता है वो बैंक वाले आपसे ले लेते हैं। लेकिन अब अगर आपने 15 वाले में भी क्लियर नहीं कराया तो अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब तो आप मान के चलिए कि रिकवरी वाला आपके दरवाजे आने वाला है। और रिकवरी वाला जब आता है वो इतने प्यार से बात करता है, इतने प्यार से बात करता है, आप उससे कहते रहिए भैया अंदर आके बात कर लो, नहीं करेगा, रोड ही पे खड़े होकर चिल्लाना शुरू कर देगा। कितने भी आप बड़े हो, कितने भी ओहदे वाले हो, सीधे तुम करके बात करेगा। उन लोगों को ट्रेनिंग ही दी जाती है इसी तरह की। एक बार जिसने इन चीजों को झेल लिया वो दोबारा बैंक से लोन लेगा नहीं, और लेगा तो टाइमली पे करेगा। अब सोचिए कि इसके बावजूद बैंक की डिफॉल्ट हो जाती है। कारण क्या होता है, इसको अब समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये जो हमने आपको बताया ये जनरली प्राइवेट बैंकों में होता है। अब इसी के उल्टे सरकारी बैंक में क्या होता है? सरकारी बैंक में एक तो आपका इंस्टॉलमेंट अगर फेल हो गया 7 तारीख को 10 तारीख को तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। जब लिस्ट आएगी अगले महीने में तो बैंक मैनेजर या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या फील्ड ऑफिसर कोई भी, या हो सकता है किसी स्टाफ को लिस्ट पकड़ा दे कि इतने बंदों को फोन कर दो कि भाई तुम्हारी किस्त बाउंस हो गई है। अब उसका फोन आएगा, सर आपका इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गया है और आप इसको जमा कराइए सर। आपने कहा भाई इस बार व्यवस्था नहीं है, इस बार करा देंगे। अच्छा ठीक है सर, करा दीजिएगा। अब सेकेंड मंथ में भी आपने बाउंस करा दिया। फिर उनके पास लिस्ट आई। अब कहीं से मैनेजर घूमता टहलता आपके पास हाय हेलो करने के लिए आएगा, अरे सर क्या हो गया, इसको जमा करा दीजिए, बड़े पोलाइटली, क्योंकि उसके ऊपर उतनी एक्शन की बात नहीं आती है जितनी एक्शन प्राइवेट सेक्टर में होता है। अब तीसरे महीने में तो उसको डाल देना है एनपीए में। एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब यह होता है कि बैंक की ये वो संपत्ति है जो वो लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए 3 महीना मात्र हुआ, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट नहीं आया, मतलब इंस्टॉलमेंट जो भी आएगा उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जुड़ा ही होता है, नहीं आया तो बैंक ने उसको उठाया और उठा के एनपीए में डाल दिया। अब ऑडिटर आया, उसके ऊपर इंक्वायरी किया, बोले ये क्यों एनपीए हो गया? बोले उनके यहाँ 3 बार गए, आज तक उन्होंने पैसे नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं, इसके लिए प्रयास करिए। अब वो प्रयास मैनेजर के द्वारा स्टार्ट हो गया। तब तक मैनेजर का कहीं ट्रांसफर हो गया। बैंकों का हाल तो आप जानते ही हैं, ट्रांसफर हो गया। अब दूसरा मैनेजर आया, उसको उतनी चिंता है नहीं, जिसने पहले लोन दिया था उसको ज्यादा चिंता करने का था, दूसरे को चिंता है नहीं, वो समझते समझते 2-4 महीने लगा देता है। ये करते 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 एनपीए हो गया 12 महीने के ऊपर।
तो जो एनपीए 3 से 9 महीने का होता है उसको डाल देते हैं सब स्टैंडर्ड में, और जो 12 महीने से उस ऊपर का होता है उसको डाल देते हैं डाउटफुल में, और जो 3 साल से ऊपर हो जाता है, 12 महीने से 3 साल तक रहेगा, मतलब 1 साल से 3 साल तक अगर लोन की रिकवरी नहीं होती है तो डाउटफुल में रहेगा, और तीसरा उसको डाल देते हैं लॉस में 3 साल के ऊपर। ऑडिटर ने लिख दिया कि भैया ये लॉस हो गया बैंक का। आप जब बैंक जाएंगे, अब सामान्य पब्लिक को तो नहीं पता है ये बात, लेकिन आप बैलेंस शीट वगैरह अगर गूगल वगैरह के मार्फत अगर चेक कर सकते हैं, जैसे हम लोग पहले ऑडिट के लिए जाते थे तो हम लोग देखते थे एनपीए अकाउंट में लंबा चौड़ा, बोलते थे मैनेजर सबसे कि भाई इसको रिकवरी कराइए, आप लोग एनपीओ को कन्वर्ट करिए, क्यों इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना के रखे हैं, भाई लोन लिया है किसी आदमी ने तो उससे उसका पेमेंट करवाइए, कैसे पेमेंट करेगा उस पर उससे बात करिए, दबाव दीजिए। लेकिन बैंक वाले थोड़ा इस मामले में, खासकर सरकारी बैंक वाले थोड़े ढीले होते हैं। इंपैक्ट क्या आता है कि वो पैसा बैंक का डूब जाता है। अब होता क्या है कि बैंक का पैसा डूब गया, बैंक का डूबा ना, मेरा तो नहीं डूबा, इसीलिए किसी भी मैनेजर या स्टाफ को उतनी चिंता बैंक में रहती नहीं है। डूब गया पैसा, अब डूब गया, ये इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। कभी कभी क्या होता है कि बैंक मैनेजर या फील्ड अफसर मिली भगत करके ऊट पटांग लोगों को लोन कर देते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा, नीरव मोदी का केस देखा होगा, 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ था पीएनबी का, जिसमें बैंक स्टाफ की भी मिली भगत थी। टीवी में भी उसका मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा ध्यान से। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का केस था, 13,000 करोड़ का लंबा चौड़ा घाटा था। कई बैंकों से उन लोगों ने ले रखा था लोन, और पीएनबी से भी ले रखा था, और अल्टीमेटली बेड़ा गर्क हो गया, वो लोग देश छोड़ के भाग गए। और भारत की स्थिति इतनी अच्छी है कि 1997 का मुद्दा और आज भी प्रत्यार्पण का प्रयास चल रहा है। तो बढ़ते बढ़ते वो चला जाएगा दुनिया से, प्रत्यार्पण कुछ नहीं होने वाला। अब ये जो 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये कौन झेलेगा? बैंक का शेयर एकदम से डाउन हुआ, पीएनबी का घोटाला काफी लंबा था, प्रकाश में जब आया तो बैंक का शेयर डाउन हुआ, बैंक को काफी घाटा हुआ। लेकिन वो तो कहिए सरकारी बैंक है, बड़ा बैंक है, तो रिकवर कर गया। उसकी जगह पे कोई और होता तो कब का दयनीय स्थिति में चला जाता। ऐसे ही में छोटे छोटे जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो धीमे धीमे खत्म हो जाते हैं। भाई पैसा उनके पास आया, उन्होंने किसी को लोन दिया, लोन की रिकवरी उस हिसाब से हो नहीं पाई। कभी कंज्यूमर लोन गलत दे दिया, आदमी दे ही नहीं पा रहा है, कभी पर्सनल लोन गलत दे दिया, दे ही नहीं पा रहा है, कभी किसी व्यापार के लिए दे दिया, कभी किसी सोसाइटी वगैरह के लिए दे दिया। तमाम तरह के ऑप्शन होते हैं लोन देने के, दे दिया। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंकों के जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत माशाअल्लाह होते हैं। तो खर्चे जब आपके बहुत ज्यादा होंगे तो उसका भी प्रभाव होगा। इनकम उस हिसाब से है नहीं, रिकवरी उस हिसाब से है नहीं, और खर्चे हद से ज्यादा हैं। लिहाजा खामियाजा बैंक भुगतता है, बैंक अल्टीमेटली डिफॉल्ट हो जाता है। घाटा इतना लंबा हो जाता है कि उसको झेलना मुश्किल हो जाता है, और लास्ट में तक चिपका दी जाती है आरबीआई के द्वारा कि भाई मिसमैनेजमेंट के कारण इस बैंक को बंद किया जा रहा है, या इसके लेन देन पे 3 साल के लिए रोक लगाया जा रहा है, या इस तरह का कुछ भी नोटिस चिपक जाने से पब्लिक के बीच में हाई तौबा बच जाती है। जिनका पैसा डिपॉजिट होता है वो बेचारे परेशान घूम रहे होते हैं। जिन्होंने एफडी करके अपने बिटिया के शादी के सपने को सजाया हो, बच्चों के एजुकेशन का सपना सजाया हो, कोई चीज खरीदने के बारे में सोचा हो, या गाहे बिगाहे पैसे की जरूरत के लिए बैंक में रखा हो, उन सब की लुटिया डूब जाती है। किनके कारण? इन बड़े बड़े मठाधीशों के कारण। और केवल ये नीरव मोदी और मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे लोग बिना बैंक के साठ गांठ के लोन नहीं ले सकते भाई साहब। कहीं ना कहीं से इनकी साठ गांठ तो रहती ही रहती है। सभी
लोन देने वाले जितने भी मैनेजर्स होते हैं, फील्ड अफसर्स होते हैं, इनको हर इंडस्ट्री के बारे में लूप होल्स पता होता है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो सिस्टम में है, जिसकी वजह से आज एनपीए की संख्या इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आरबीआई बार बार उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है, गवर्नमेंट बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता ना के बराबर है और खामियाजा सीधे पब्लिक भुगतती है, सीधा पब्लिक भुगतती है। सोचिए, आपका पैसा बहुत सुकून से आपने बैंक में रखा हुआ है और बैंक दूसरे दिन सुबह न्यूज में आया कि बैंक बंद, आरबीआई ने ताला लटका दिया। अब आप क्या करेंगे? क्या इस स्थिति आपकी हो जाएगी अगर आपका वहां 2-4-10 लाख रुपया है, आपने सोच रखा है कि बस बिटिया की शादी करने वाले हैं, आजकल तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन बैंकों के माध्यम से होता है, तो आपने सोच रखा है कि भाई बिटिया की शादी हमारी दिसंबर महीने में है, उसके लिए हमने मकान बेचा है और ये पैसा हम बैंक में डाल देते हैं, बीच बीच में खर्चा करते रहेंगे और बीच में ही आपका बैंक बंद। अब क्या होगा बिटिया का? क्या होगा आपके पैसे का? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए क्या सिस्टम जिम्मेदार नहीं है? भाई सिस्टम ने तो हमसे कहा कि आप बैंक में पैसा डालिए, हम लोग उसको सिक्योर समझते हैं, डालते हैं, लॉकर में पैसा सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, जेवर जावरात उसके अंदर रख देते हैं कि चलो भाई घर में सुरक्षित नहीं है, मार्केट में सुरक्षित नहीं है, बैंक में सुरक्षित होगा। और उसके बाद स्थितियां विपरीत हो जाती हैं और इतनी विपरीत स्थिति हो जाती है, इतनी विपरीत स्थिति हो जाती है कि पता चला कि हमारा जो हमारी पूंजी है वो पूंजी भी गायब हो गई। कितना बुरा लगता है उस परिवार को, कैसी स्थिति आ जाती है उस परिवार के साथ में, जिस परिवार को यह पता चले कि उसने जो पैसा जमा करके अपनी मेहनत की जमा पूंजी उसने बैंक में रखा था, उस बैंक पे ताला लटका हुआ है। सोचिए, जिस बैंक पे हमने सेफ्टी का भरोसा किया था, सुरक्षा का भरोसा किया था, आज उस बैंक पे ताला लटका हुआ है। कितना बुरा लगेगा, कैसी स्थिति होगी उस परिवार की। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बैंक से कर्जा ही इसी बात पे लेते हैं कि चुकाना थोड़े है, दे देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। गवर्नमेंट को कुछ न कुछ इस तरह का एक्शन लेना चाहिए कि उसमें मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। मैनेजर लोग आराम से लोन देकर और निकल जाते हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिस फील्ड अफसर ने जाकर इंक्वायरी की है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होना चाहिए। जब प्राइवेट सेक्टर के जो रिकवरी वाले हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं, मजाल है कोई एक पैसे का भी इधर उधर गड़बड़ कर दे। न यकीन हो तो आप कभी बजाज एलियांस, बजाज फाइनेंस से और किसी इस टाइप की फाइनेंस कंपनी से जरा लेके देखिए कोई भी कंज्यूमर लोन, एक मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाइए, नानी याद दिला देगा आपको। अगर एक चेक आपका बाउंस हो जाए तो मिट्टी खोद देगा आपके घर की, टॉयलेट जाना भूल जाएंगे आप, पहले उसका पैसा देंगे। लेकिन जब बात सरकारी की आती है तो वहीं पे सब लिबरल कैसे हो जाता है? कारण उसके पीछे बस एक है कि किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। आरबीआई अपना पिंड छुड़ाता है, बैंक अपना पिंड, मैनेजर अपना पिंड। कोई भी लोन अप्रूव होता है तो उसमें केवल मैनेजर इन्वॉल्व नहीं होता, ऊपर से जोनल भी इन्वॉल्व होता है, हेड ऑफिस इन्वॉल्व होता है। आज की डेट में सब सिस्टम बदल गया है, अप्रूवल के लिए सब ऊपर भेजा जाता है। ये नहीं है कि मैनेजर ने देखा, मैनेजर ने सर्वे किया, मैनेजर ने अप्रूव कर दिया, लोन पास हो गया, मैनेजर की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। मैनेजर के साथ साथ ऊपर भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सब केवल सैलरी लेने के लिए बैठे हुए हैं। कैसे भी करके पैसा बैंक का डूबता है तो डूबे, हमारी सैलरी आनी चाहिए। इसके लिए आरबीआई को सख्त कदम उठाना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हैं उनके ऊपर खासकर बहुत ज्यादा अंकुश लगाने की जरूरत है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक अक्सर देखने में आता है, खासकर महाराष्ट्र वगैरह में कोऑपरेटिव बैंक हद से ज्यादा है,
पूरा राज्य ही कोऑपरेटिव बैंक से भरा पड़ा है, जिसमें बहुत सारे लोग लिप्त होते हैं। आप समझ सकते हैं लिप्त होने का मतलब क्या होता है। लिप्त होते हैं और जो आम जनता है वो बेचारी जनता, उसके दरवाजे पे एक ही बैंक है, वो है कोऑपरेटिव बैंक, और मजबूरी में पैसा घर में न रख के वो कोऑपरेटिव बैंक में रख देती है। और अल्टीमेटली वो जब बैंक डूब जाता है तो कितनी बुरी स्थिति आती है, इस बात को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। और अगर हम पैसा होने पे या छोटे मोटे खर्चों के लिए हम बैंक के पास न जाएं तो कहां जाएं भाई। आज तो स्थिति ऐसी आ गई है कि आप सब्जी भी लेने जाते हैं तो यूपीआई से पेमेंट करते हैं। तो यूपीआई से पेमेंट तभी करेंगे जब आपके बैंक में पैसा होगा। कोई भी चीज किस्त पे आप लेते हैं उसका पेमेंट आप करते हैं, वो भी तब करेंगे जब बैंक में पैसा होगा। तो हर चीज में बैंक का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन बैंक अपने इस योगदान को समझकर भी अनदेखा कर रहे हैं और पब्लिक उसके लिए भुक्तभोगी हो रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और बार बार जो ये न्यूज में हेडलाइन दिखाया जाता है, एक और बैंक डूब गया, फिर से एक बैंक डूब गया, क्या आपका पैसा सुरक्षित है? क्या आपका बैंक सुरक्षित है? बैंक स्कैम, ये सब भाई खत्म होना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गरीब जनता से लेकर अमीर जनता के पास एकमात्र साधन है पैसा रखने का, वो है बैंक। आदमी बैंक नाम से ही उसको सुरक्षित समझता है, वो दिमाग नहीं लगाता कि ये स्टेट बैंक है, कि ये कैनरा बैंक है, ये पीएनबी है। एक बार हम लोग अकाउंट खुलवाने गए कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक का नाम आप भली भांति जानते होंगे। कैनरा बैंक में खुलवाने गए, आज की डेट में नंबर 3 पूरे भारत में सबसे टॉप क्लास के बैंक में नंबर 3 सरकारी बैंक में कैनरा बैंक है। और एक सोच देखिए कि लोग पूछते हैं कि कैनरा बैंक में अकाउंट खुलवाना क्या सुरक्षित है? क्या ये प्राइवेट बैंक तो नहीं है? ये सोच है। अभी भी लोगों को यह नहीं पता कि कौन सी बैंक सरकारी है, कौन सी गैर सरकारी है, कौन से में रिस्क ज्यादा है, कौन में रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हमने देखा है कि लोग ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में वैसे बैंक के चंगुल में फंस जाते हैं। भाई बैंक वो भी है, मैं ये नहीं कहता बैंक नहीं है, आरबीआई के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है या आरबीआई उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, बैंक वो भी है। लेकिन ये आपको देखना चाहिए कि भाई आपने मेहनत से पैसा कमाया है और आपकी मेहनत का पैसा डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा केवल चंद रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। अगर आपको एसबीआई वाले 7% दे रहे हैं और कोई ऐसा बैंक जिसका नाम आपने कभी नहीं सुना लेकिन आपने कभी किसी के कहने से आपने उसमें पैसा डाल दिया और आपका कल की डेट में कोई गड़बड़ हो जाए तो आप क्या कहेंगे, किसको दोषी देंगे? केवल 1500 रुपए के लिए आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। तो मैं तो सलाह नहीं देता। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि भाई एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है। अब तो इन लोगों का यूनियन बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक इन सबका मर्ज हो चुका है। कैनरा बैंक का अलग एंटिटी है, कैनरा बैंक है, स्टेट बैंक है। आप जितने ये सब बैंक हैं जो सरकारी बैंक के हैं उसमें डालिए। प्राइवेट में डालने का है तो एचडीएफसी में डालिए, आईसीआईसीआई बहुत बड़ा बैंक है उसमें डालिए। बाकी आप सोचेंगे कि किसी भी छोटे मोटे बैंक में डालना तो भैया रिस्क फिर आपका है, आप समझो। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग समझने को तैयार नहीं है तो इसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को समझाने का, बाकी समझना नहीं समझना आपकी मर्जी है। क्योंकि समझाने तो भगवान श्री कृष्ण भी गए थे दुर्योधन को, लेकिन शकुनी ने पहले ही समझा कर रखा था कि भाई छलिया आएगा, उसकी बात सुनना नहीं, उसकी बात समझना नहीं। तो आए तो, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण की बात सुनी नहीं और अल्टीमेटली महाभारत की लड़ाई हुई और दुर्योधन का विनाश हुआ। तब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसी अच्छे व्यक्ति की बात को सुनते हैं, अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं, या फिर 1-8% ब्याज के चक्कर में कहीं इधर उधर भटकते हैं और अल्टीमेटली अपने पैसे को
गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं और इसकी जिम्मेदारी फिर पूर्णतया आपकी ही है। नमस्कार।